हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, यूपीएससी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम है बजट। इस बार का बजट हमारे सामने आ चुका है। 2025-26 का जो बजट है, इसको आज के सेशन में है हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ प्रतीक गुप्ता सर हैं, वो भी डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे आज के जो बजट आया है इसके क्या क्या मेन फीचर्स हैं, कैसे हमारे एग्जाम के लिए क्या चीज़ रेलिवेंट है, वो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। पर सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो बजट है आखिर बनाता कौन है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना बजट की, तो आप लोग जानते होंगे कि सर फाइनेंस मिनिस्ट्री, हमारा जो वित्त मंत्रालय है, वो बनाता है। पर अगर हम थोड़ा और निटी ग्रिटी में जाएं, तो आप नोटिस कर पाओगे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आपको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स देखने को मिलेगा, उसके अंदर जो बजट डिवीजन है, वही दरअसल में इस बजट को बनाती है। अब आप अगर पिछले कुछ सालों से इकोनॉमी को फॉलो कर रहे होंगे, आपने रियलाइज किया होगा कि सरकार का एक बहुत ही बड़ा फोकस रहा है, वो रहा है ज्ञान के ऊपर। ज्ञान का अर्थ क्या है? गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। तो कंटिन्यूअसली सरकार ये कहती आ रही थी कि हमारा पुअर के ऊपर, हमारे जो यूथ हैं, हमारे फार्मर्स हैं, हमारे वुमेन हैं, इनके ऊपर फोकस रहे हैं। एंड आज के बजट में भी यही बात करी गई। बट साथ ही साथ एक और डिमेंशन भी ऐड हुआ, वो था मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास को भी बहुत सारी चीजें देने की कोशिश करी गई है। इनफैक्ट कल जब हमारे राष्ट्रपति जी का जो एड्रेस था, उसके अंदर भी बात हुई कि कैसे मिडिल क्लास को बहुत सारे बेनिफिट दिए जाएंगे। ये सारी चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा प्रतीक गुप्ता सर को, जो हमारे साथ आज इस बजट को डिस्कस करेंगे। जी जी सर। हेलो ऋषभ। फाइनली हर साल की तरह जैसे हमें वेट रहता है कि बजट आएगा और बजट में हमें बहुत सारे प्रपोजल्स देखने को मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से। और ख़ासकर मान के चलिए कि जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है उस कंट्री के अंदर हमेशा बजट का बहुत ज़्यादा वेट रहता है इन कंपैरिजन टू, अगर आप बात करें किसी भी डेवलप कंट्री के। और ख़ासकर देखिए, अगर कहें इस बात को कि बजट का सबसे ज़्यादा वेट रहता है मिडिल क्लास को, क्योंकि मिडिल क्लास एक वो हमारा, जैसे कहते हैं ना, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारी स्पाइन है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, वैसी हमारी इकोनॉमी की जो स्पाइन है वो हमारा मिडिल क्लास है। तो जैसे आप जानते हैं कि आज हमारे बजट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने की रिगार्डिंग दी देयर आर सर्टेन बजट चेंजेस इन द इनकम टैक्स लॉस, जो भी आज हम डिस्कस करेंगे। परंतु उससे पहले देखिए, ये हम बात करना चाहेंगे कि नॉर्मली बजट होता क्या है। देखिए, यूपीएससी स्टूडेंट्स के माइंड में एक ये बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी रहती है, खासकर इकोनॉमिक्स में, कि सर जो ये दो डॉक्यूमेंट हमारे आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे का और बजट का, हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितने रेलिवेंट है। देखिए, जो एक स्टूडेंट पूरे साल तैयारी कर रहा है और अभी मई 25 के अंदर अपीयर होने वाला है, अगर वो करंट अफेयर्स फॉलो करता है, बाकी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से देख रहा है पूरे साल न्यूज़पेपर के थ्रू, तो इकोनॉमिक सर्वे में आपको उसमें एज सच कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे इज व्हाट, इट जस्ट द समरी ऑफ व्हाट द गवर्नमेंट डिड इन द लास्ट और इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। बट हाँ, बजट के अंदर हमें प्रपोजल मिलते हैं कि आने वाले साल में गवर्नमेंट क्या करने वाली है। और देखिए, बजट का मतलब होता क्या है, इट्स वेरी सिंपल। जैसे जब हम जॉब करते हैं या हम कोई भी काम करते हैं, तो हम उसके थ्रू कुछ कमाते हैं। जो हमारी अर्निंग्स होती है, हमारी रिसीट्स होती हैं, उसके थ्रू हम प्लान करते हैं कि हम खर्चा कैसे करेंगे अपने अलग अलग एरियाज़ के अंदर। अगर हमारा खर्चा हमारी इनकम से पूरा हो रहा है, इट्स वेल एंड गुड। और अगर हमारा खर्चा हमारी इनकम से पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में हम प्लान करते हैं कि कैसे हम अपने एक्स्ट्रा खर्चों को बोरो करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो एक तरीके से बजट क्या है? बजट बेसिकली गवर्नमेंट का इनकम एंड एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा है। ठीक है, तभी हम बोलते हैं ना यार, हमारा बजट अलाउ नहीं कर रहा है ये काम करने के लिए, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। परंतु गवर्नमेंट के केस में हमें कभी भी ये सुनने को नहीं मिलता है कि गवर्नमेंट कहती है कि मेरा हमारा बजट अलाउ नहीं कर रहा, बिकॉज गवर्नमेंट इज ऑलवेज हैव अ वे टू बोरो मनी एंड टू स्पेंड फॉर अ फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। अब मुद्दा ये आता है कि हमारी गवर्नमेंट कब तक बोरो करती रहेगी। एक क्वेश्चन नॉर्मली स्टूडेंट मेरे से क्लास में पुटअप करते हैं कि सर हमारी गवर्नमेंट कब तक बोरो करती रहेगी। देखिए, गवर्नमेंट तब तक बोरो करती रहेगी जब तक हमारे देश में जो अलग अलग इश्यूज हैं, जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जब तक हमारे वो पूरे ठीक से सॉर्ट आउट नहीं हो जाते। फॉर एग्जाम्पल, सबके पास अच्छा घर नहीं हो जाता, सबके पास 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो जाती है, पानी की सप्लाई नहीं हो जाती है, अच्छा हेल्थ केयर नहीं हो जाता है। जो बाकी चीज़ें हमें, एक कहते हैं ना, एक नॉर्मल इंसान को जो बेसिक लाइफ जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, वो जब तक हमारे पास नहीं पहुंच जाएंगी तब तक हमारी गवर्नमेंट को खर्चा करता रहना पड़ेगा।
जैसे देखिए हमारा जो बजट डॉक्यूमेंट है, जी ये यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है गवर्नमेंट का, बजट एट ए ग्लांस, जहाँ पे गवर्नमेंट आपको समरी में ये बताती है कि हम क्या अर्न करने वाले हैं और कैसे कैसे हम कहाँ पे अपना खर्चा करने वाले हैं। अब जैसे इस डॉक्यूमेंट में देखेंगे गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपने रिसीट्स को यानी कि गवर्नमेंट की जो अर्निंग है उसे दो पार्ट में डिवाइड करती है गवर्नमेंट, कि डे टू डे बेसिस पे हम कितना अर्न करेंगे, और वंस इन अ वाइल जिसको हम कैपिटल रिसीट्स बोलते हैं, वो हमें कितनी अर्निंग होने वाली है। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट की जो मेजर अर्निंग्स है, वो गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू से मिलती है। जैसे आप देखेंगे इस साल का जो हमारा गवर्नमेंट का बजट का जो पूरा साइज है वो ऑलमोस्ट 50 लाख करोड़ टच कर गया है, एंड इट्स द फर्स्ट टाइम दैट आवर बजट हैज रीच्ड टू द लेवल ऑफ 50 लाख करोड़। तो देखेंगे जैसे आप इफ यू सी इन द ईयर ऑफ 2023-24 हमारे बजट का साइज 44 लाख करोड़ था, नेक्स्ट ईयर बढ़ के 47 लाख करोड़ हो गया, और इस साल हमें देखने को मिल रहा है 50 लाख करोड़, जो हमारी गवर्नमेंट ने में एक अनुमानित यानी कि एक एस्टिमेट दी है कि ये हमारी बजट का साइज होगा। अब देखिए गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर दोनों को यहाँ पे गवर्नमेंट इक्वल करती है, क्योंकि देखिए कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर गवर्नमेंट प्रॉफिट में क्यों नहीं है या गवर्नमेंट लॉस में अपने आप को क्यों नहीं दिखाती है। देखिए अकाउंटेंसी का हमारा सिंपल रूल होता है कि जब हम इनकम और एक्सपेंडिचर को दिखाते हैं तो हमें दोनों साइड को बराबर करना होता है। अगर हमारी इनकम ज़्यादा है और हमारे एक्सपेंडिचर कम है तो हमें अपनी स्टेटमेंट में प्रॉफिट देखने को मिलता है, और अगर हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और हमारी इनकम कम है तो हमें लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, अब वो लॉस हम कैसे पूरा कर रहे हैं, वो लॉस हम पूरा कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि गवर्नमेंट यहाँ पे सिंपली अपने खर्चों को पूरा करने के लिए यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट ने लोन लिया है, लाइक इफ यू सी हियर, ये बोरिंग जो 7 नंबर पे हमारा बोरिंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज है जो गवर्नमेंट ने बोरो किया है, ये एक तरीके से गवर्नमेंट का लॉस ही है कि गवर्नमेंट इस साल अपने एक्स्ट्रा खर्चों को पूरा करने के लिए 15.68 लाख करोड़ का लोन लेने वाली है। ठीक है, अब क्वेश्चन जो उठता है कि क्या लोन लेना अच्छा है या बुरा है। ठीक है, देखिए लोन लेना अच्छा तब है जब आप कहते हैं ना कि आप एक घर बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर बना रहे हैं लोन लेके, तो उसमें क्या होगा कि आप जब वो घर की कंस्ट्रक्शन पूरी कर लेंगे देन यू कैन अर्न आउट ऑफ इट बाय गिविंग इट ऑन रेंट टू समबडी। सेम वे अगर हमारी गवर्नमेंट लोन लेके रोड बना रही है, डैम बना रही है, ब्रिजेस बना रही है, तो उससे जो फ्यूचर में हमारा स्कोप है अर्निंग का वो हमेशा रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर रोड बन जाएगी तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम उस पर टोल प्लाजा लगा के हम उससे टोल से कमाई कर सकते हैं। अगर हम डैम बना रहे हैं तो डैम से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट लगा के उससे हम बिजली बना के हमारी गवर्नमेंट अर्न कर सकती है। सो इन अ वे अगर आपने इस तरह से चीजों के लिए लोन लिया है तो इट्स गुड, बट इफ यू आर बोरोइंग फॉर द पर्पस ऑफ डे टू डे एक्सपेंडिचर, जैसे मैं कहता हूँ कि सर मैंने कल उधार लेके पिज्जा खाया, तो आप कहेंगे सर उधार लेके पिज्जा कौन खाता है। मैं कहूंगा भैया मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने उधार लेके खा लिया। यानी कि मैं अपने डे टू डे खर्चे को पूरा करने के लिए मैं लोन ले रहा हूं। अब देखिए खाया पिया खत्म हो गया, क्या उससे मुझे फ्यूचर में कुछ अर्निंग होगी? ऑब्वियसली नहीं होगी, बट हाँ प्रॉब्लम जरूर हो सकती है कि मैं मोटा ज्यादा हो जाऊंगा पिज्जा खा के। तो पॉइंट यह है कि ऐसे जब लोन लिए जाते हैं तो वो हमारे अच्छे नहीं होते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट को सिंपली समझने के लिए अगर आप ये कहेंगे गवर्नमेंट की स्थिति कैसी है, व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट, तो देखिए वो हमें दो चीजों से समझ में आता है कि ये जो आपको दिख रहे रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि गवर्नमेंट अपने डे टू डे खर्चे पूरा करने के लिए गवर्नमेंट लोन ले रही है। जैसे आप कह लीजिए कल को आप लोग आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी सैलरी जो आपको मिल रही है वो गवर्नमेंट लोन लेके दे रही है। हो सकता है जो आपके डे टू डे खर्चे हो रहे हैं आपके डीएम ऑफिस के, जो बाकी आपके रिलेटेड ऑफिस एक्सपेंडिचर है, वो गवर्नमेंट लोन लेके कर रही है, जो कि अच्छे नहीं माने जाते। तो देखेंगे यहाँ पे कि हमारी गवर्नमेंट की जो टोटल बोरोइंग्स है, जो बेसिकली हमारे अराउंड 15.68 लाख करोड़ के हैं, उसमें आपको दिख रहा है करीब 5.23 लाख करोड़ के गवर्नमेंट ने डे टू डे पर्पस के लिए लोन लिए हैं, और बाकी जो हमारा 10 लाख करोड़ का जो हमारे लोन बचते हैं दैट इज बेसिकली बीइंग टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ यू कैन से हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे हम रोड बनानी है, डैम बनाना है। अब देखिए इस बजट डॉक्यूमेंट पे अगर हम 3 साल की इंफॉर्मेशन को देखें तो एक चीज जो हमें यहाँ पे अच्छी होती दिख रही है वो क्या है कि हमारे रेवेन्यू डेफिसिट लगातार कम होते दिख रहे हैं हमारे। कि आप देखेंगे 23-24 में इट वाज 7.65 लाख करोड़, then this year it is 6.1 lakh crore, and the next year the government is estimating it is going to be 5.23 lakh crore। ठीक है,
और हमारे जो ओवरऑल बोरोइंग्स है वो भी हमें कहीं ना कहीं कम होती दिख रही हैं। दो लास्ट करंट ईयर और अपकमिंग ईयर के हमें ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं, बट स्टिल यू कैन से इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रेंड वेयर दीज आर ऑल टुगेदर डिक्लाइनिंग और दीज आर सेम, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, अब बाकी और इस डॉक्यूमेंट में क्या रेलिवेंट है वो ऋषभ सर अब आपको हाईलाइट करेंगे। जी सर प्लीज। सर, थैंक यू पहले तो स्टूडेंट्स को ये बताने के लिए कि कैसे हम अगर एसेट क्रिएशन के लिए अगर कुछ खर्चा कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें फ्यूचर में हम बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो एक जो चीज़ सर मैं स्टूडेंट्स से डिस्कस करना चाह रहा था, जी उसमें ये पॉइंट था कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बात करी है कि हम कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं, एंड यहाँ पर 6 चीज़ों की उन्होंने खासकर बात करी है। पहला रिफॉर्म उन्होंने बात करी, जैसे फॉर एग्जांपल टैक्सेशन की बात करी, जिसको हम अभी डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। बिल्कुल। फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा बताया गया कि कैसे जो 12 लाख तक की जिनकी इनकम है उनके ऊपर जीरो टैक्स है। तो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था, जैसे मैंने कहा कि मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ी राहत देने की कोशिश है। एंड इनफैक्ट जितने मेरे मिनिस्टर्स उन्होंने भी ये बात कही कि मिडिल क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड कहीं ना कहीं जैसे सर ने बताया कि बैकबोन बन जाती है हमारी इकोनॉमी की। इसके साथ ही सर बात हुई है पावर सेक्टर की। ये रिफॉर्म भी बताया गया फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा। उन्होंने कहा कि किस तरह से जो पावर सेक्टर है, इसमें अगर हम बात करते हैं ट्रांसमिशन की, हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, तो काफी सारे इश्यूज फेस हो रहे थे पिछले कई सालों के अंदर। तो पावर सेक्टर में रिफॉर्म ये लाया जा रहा है कि अब जो स्टेट्स हैं वो एडिशनल बोरिंग कर पाएंगी अप टू 0.5% उनका जो भी जीएसटीपी होता है। तो पावर सेक्टर को भी एक बूस्ट मिलेगा इससे। इसके अलावा सर अगर हम माइनिंग की बात करें तो माइनिंग सेक्टर को भी थोड़ा सा और ओपन अप करने की एक तरह से कोशिश है। ड्यूटीज कम की गई हैं, यस, कस्टम ड्यूटीज ड्यूटीज वगैरह कम की। करी गई हैं, एंड इवन यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो शेयर करी जाएंगे। इनफैक्ट एक अलग से इंडेक्स बनाया जाएगा स्टेट माइनिंग इंडेक्स के नाम से, जिसको हम माइनिंग के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज ट्रैक हो रही हैं, कौन सा स्टेट कैसा काम कर रहा है, उसके लिए बहुत ही अच्छा स्टेप है। एक जो बात हुई है अर्बन डेवलपमेंट के बारे में, तो अर्बन डेवलपमेंट के केस में बात ये हुई है कि अर्बन एरिया सिटीज को हम ग्रोथ इंजन्स की तरह यहाँ पे आज के समय देख रहे हैं। तो वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म रहेगा। फाइनेंशियल सेक्टर की यहाँ पे बात हुई है सर। एंड लास्टली अगर हम बात करें रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, यहाँ पर मैं खासकर बात करना चाहूंगा रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की। कल सर जैसा इकोनॉमिक सर्वे भी आया, उसमें भी एक चैप्टर खासकर मेंशन था जहां बात हुई थी डी रेगुलेशन के बारे में, कि किस तरह से डी रेगुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे आने वाली अर्थव्यवस्था के रिगार्डिंग। अब यहां पर ना रेगुलेशन का मतलब वो नहीं है कि बहुत ही टाइट रेगुलेशन हो, जी नहीं, हमें यहां पर लाइट रेगुलेशंस होनी चाहिए, बट इंश्योर ये करना है कि प्रॉपर मेजर्स हों। ऐसा नहीं कि रेगुलेशन खत्म कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, रेगुलेशंस होंगे, बट साथ ही साथ हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ध्यान रखना होगा। ट्रस्ट जो फैक्टर है वो हमें बिजनेस के साथ यहाँ पे एस्टेब्लिश करना इंपॉर्टेंट है। ये बात कल इकोनॉमिक सर्वे ने भी कही, एंड इसी को आज अगर हम बात करें हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी यहाँ पर मेंशन किया है। सर इसके साथ ही अगर हम आ जाएं अपने बजट डॉक्यूमेंट के ऊपर वापस ही, जी तो आप नोटिस कर पाओगे कि फीचर्स के अंदर अगर हम चलें तो यस, यहाँ से बजट डॉक्यूमेंट हमारा स्टार्ट होता है। एंड यहाँ पर सबसे पहली चीज जो बात हुई है कि डेवलपमेंट की हमारी जर्नी क्या है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमें विकसित भारत हमें अचीव करना है, 2047 तक डेवलप नेशन अचीव करना है। अब कल हमने डेटा भी डिस्कस किया कि किस तरह से अभी हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो 6.4% के आसपास है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अगले 5 साल में ये जो नंबर रहेगा 6.3 से 6.8% के बीच में रहने जा रहा है, हमारी जो जीडीपी का आंकड़ा है। बट दिक्कत ये है, अगर हमें अपना टारगेट अचीव करना है डेवलप नेशन का, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जीडीपी की रफ्तार कम से कम 8% तो रहे ही रहे। उससे नीचे होगी तो शायद हम ये सपना नहीं पूरा कर सकते। तो इसीलिए यहां पर इस बजट में कुछ रिफॉर्म्स की बात हुई है कि कैसे उस टारगेट तक हमें अचीव करना है। तो 4 चीजों की बात हुई है। पहला जो आपका इंजन ऑफ डेवलपमेंट होगा वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, दूसरा हमारा एमएसएमई रहेगा, थर्ड हमारा इन्वेस्टमेंट, एंड फोर्थ है हमारा एक्सपोर्ट्स। इन चारों के ऊपर हम फोकस करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट दैट हम अपने टारगेट की तरफ क्लोज जाएंगे। तो इन्हीं की डिस्कशन करेंगे सर चारों सेक्टर्स की। एंड यहां पर एक जो बात और हुई है, ये हमें फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए कि क्या हमारी एस्पिरेशंस हैं। तो टोटल 5 एस्पिरेशंस की यहां पे बात हुई है। वन ऑफ द फैक्टर्स इज ग्रोथ को एक्सेलरेट करना। जैसे मैंने कहा विकसित भारत के लिए 8% की ग्रोथ कम से कम चाहिए। दूसरा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, डेवलपमेंट तो हो बट उसके जो बेनिफिट्स हैं, द प्रॉस्पेरिटी जो है वो सब में शेयर्ड होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है मिडिल क्लास की स्पेंडिंग जो पावर है उसको बढ़ाना। यहां पर इनफैक्ट सर फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला भी कि हम ये जो राहत दे रहे हैं ना मिडिल क्लास को, इससे क्या होगा, हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो बूस्ट होगा, एंड इस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बूस्ट होने से हमारी ग्रोथ डेफिनेटली बढ़ेगी। हमारा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट हो गया, एंड साथ ही साथ हमारे जो हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स हैं इसको इंप्रूव करना हमारा यहाँ पे फोकस रहने जा रहा है। सर आप कुछ एड ऑन करना चाहें इसमें?
ऋषभ देखिए, जब आज मैं बजट स्पीच सुन रहा था फाइनेंस मिनिस्टर की, जी तो रियलिटी में मैं आपको कहूं कि ये सारी बात जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इस साल हमें बजट में बोली हैं, और जब मैं जुलाई 2024 का बजट देखता हूं जो लास्ट ईयर इंटरिम बजट के बाद गवर्नमेंट ने फॉर्म होने के बाद दिया था, जी दोनों बजट्स में हमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। इफ़ यू सी द लास्ट ईयर डॉक्यूमेंट, इफ यू सी द करंट ईयर डॉक्यूमेंट, द थिंग्स आर सेम। और देखिए उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि जब एक गवर्नमेंट एक एजेंडा लेके चलती है कि हमें 5 साल में, 10 साल में या 15 साल में एक पर्टिकुलर टारगेट अचीव करना है, तो जो हमने स्कीम्स स्टार्ट की हैं हमें उन्हीं पे लगातार काम करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप बार बार उनको चेंज कर रहे हैं या कुछ नया ला रहे हैं, तो होता ही है कि जो हमने पहले स्टार्ट किया था उस पर कहीं ना कहीं जो एक हमारा फोकस था वो डाइवर्ट होकर नई चीज़ों पे आ जाता है। तो इसीलिए पिछले साल और इस साल के बजट में अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट का जो पॉइंट है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो गवर्नमेंट ने इस तरीके से हर बार एक एक नई पॉइंट को हम जोड़ते जा रहे हैं इसके अंदर, वो ये है कि हमें इसी चीज को ध्यान में लेके चलना है। अब देखिए गवर्नमेंट के पास अगले पूरे 5 साल हैं, 4 साल है इनफैक्ट, क्योंकि 25 आ गया है तो 25, 26, 27, 28 और 29 में आपके इलेक्शंस होंगे। तो 4 साल में अगर गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट ने बताया है पिछले साल के बजट में और अब अगर गवर्नमेंट उसको प्रॉपरली फॉलो करती रहती है और लेके चलती है, तो मान के चलिए हमें चीज़ों को अचीव करना या फिर उनको कंप्लीट कर पाना मुश्किल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है हमारी कितने सालों से चलती आ रही है, ठीक है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने लिमिट बढ़ा दी होगी। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, ये भी हमारा पहले से चलता आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, डेवलपिंग एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसमें हम बात करें कि 100 डिस्ट्रिक्ट्स को हम डेवलप करेंगे, उसके अंदर हम प्रॉपर एक रिसर्च सेंटर लगाएंगे और जिस तरह से हम काम करने की बात करते हैं। फिर मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, 5 ईयर मिशन टू फैसिलिटेट इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी। देन मखाना बोर्ड इन बिहार, आप जैसे जानते हैं आपकी बिहार में ऑलमोस्ट हमारे देश का 90% के आसपास का मखाना प्रोडक्शन होता है। तो इन अ वे जो चीजें हैं वो तरीके से चल रही हैं। इसलिए आप देखेंगे कि टू दी पॉइंट बजट दिया गया, टू दी पॉइंट बातों को बताया गया, ना ही बातों को इधर ना ही बातों को उधर, एक प्रॉपर तरीके से सेम पैटर्न। क्योंकि जब मैं बजट स्पीच सुन रहा था तो मैंने देखा गवर्नमेंट ने बोला कि हमने जुलाई 2024 में ये अनाउंस किया था, उसके बाद हम इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं। दैट शोज द गवर्नमेंट इज बेसिकली टेकिंग द थिंग्स फॉरवर्ड सो दैट वी विल बी एबल टू अचीव द टारगेट्स। जी यस फर्दर। सर, एक छोटा सा मैं ना थोड़ी ब्राइटनेस यहाँ पे ठीक कर दूं सो जी जी दैट हमारे जो स्टूडेंट्स है वो देख पाएं, क्योंकि जी मुझे यहाँ से लगता है कि यस कोई इशू नहीं, फुल है, ब्राइटनेस इज थोड़ी कम कर देते हैं वाइट वाइट की ओके, वजह से। ठीक है, आई that's fine। थिंक अब बेटर हम्म लगेगा। सर इसमें मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा कि आज के सेशन में ना जो बजट डिस्कशन हुआ, हम्म। इसमें बिहार का नाम बहुत जी ज्यादा जी बार जी आया। जी, बिहार थोड़ा की सा कई स्कीम्स अनाउंस की गई है कई स्कीम गवर्नमेंट के अनाउंस द्वारा। किए, अभी यस। उड़ान का भी हम जिक्र करेंगे, तो बिहार में इलेक्शंस भी हैं, तो थोड़ा आप उसके साथ भी देख सकते हो। एक इंटरेस्टिंग चीज सर मैं नोटिस कर रहा था, ये कॉटन के रिगार्डिंग ना, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि कॉटन के रिगार्डिंग नई स्कीम यहाँ पे लॉन्च करी जा रही है कि कैसे हम कॉटन फार्मिंग को और बेहतर कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट सर मैं थोड़ा ट्रैक भी कर रहा था, जितने भी कंपनीज कहीं ना कहीं कॉटन सेक्टर में काम कर रहे हैं उन सबके स्टॉक्स आज बहुत ही 9%, 10%, 11% इस तरह से हाई थे जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया। एंड इनफैक्ट ये जो सर स्कीम है, दिस इज ऑल्सो न्यू स्कीम, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, यहाँ पर एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की बात करी जा रही है। एंड 1.7 करोड़ फार्मर्स को ये मदद करेगी। एक तरह से आप कह रहे हो ज्यादातर फोकस यहाँ पे हमारे जो छोटे किसान हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, उनके ऊपर फोकस रखा गया है। तो जो बात की थी ना कि 4 चीजें हैं, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, उसमें पहला कंपोनेंट एग्रीकल्चर के ये सारी स्कीम्स का हमें देखने को मिलता है। बाकी मखाना तो हम सर जानते ही हैं बाकी सर डेफिनेटली। कॉटन का एक ये भी है ना कि जिस तरह से आप देखते हैं कि जो फार्मर सुसाइड्स हैं वो भी मेनली आप देखेंगे कि जो कॉटन ग्रोइंग एरियाज हैं वहां पे हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो यस कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ एक सोशल डेवलपमेंट की और जो एक सोशल प्रोटेक्शन की हम बात करते हैं फॉर दी फार्मर्स इन केस ऑफ आवर कंट्री, जी उनके लिए भी काफी जरूरी है। बट द पॉइंट इज व्हाट कि इस तरह की स्कीम्स अगर प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो, क्योंकि देखिए जैसे धन धान्य योजना स्कीम की अगर आप बात करें तो हमारे देश में काफी टाइम से प्रोविजन है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर होना चाहिए, जहाँ पे जो भी हमारे फार्मर्स हैं वो उनसे जुड़े होने चाहिए, उनके पास जो भी क्लाइमेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या जो भी हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उनको बताया जाए। So point is what कि whatever is being given by government is very a kind of a good and welcome step, but the thing is what these need to be properly implemented also, and that we can see कि अगले साल जब हमें बजट देखने को मिलेगा या फिर जो रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे कि उनमें चीजें कैसे हो पाएंगी।
सर्टेनली सर। सर इसके साथ साथ बात करें हम पल्सेस की, जी तो हम एक चीज़ कई सालों से नोटिस करते आ रहे हैं कि पल्सेस हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, यहाँ पर हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है काफ़ी सारी पल्सेस के रिगार्डिंग, ऑयल सीड्स के रिगार्डिंग भी। तो इनके अंदर थोड़ी सी आत्मनिर्भरता लाने के लिए हमने यहाँ पर एक 6 साल का मिशन हमने लॉन्च किया है, जहाँ स्पेसिफिक फोकस होगा तूर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, जिनको यहाँ पे हम डेवलप करेंगे, ताकि जो जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो भी खत्म होगी, एंड साथ ही साथ जो प्रोटीन कंटेंट है वो भी हमारा इंप्रूव होगा। जी सर, आई थिंक वी कैन मूव टू द नेक्स्ट। यस सर। अब देखिए एमएसएमई के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि एमएसएमई में जो हमारी गवर्नमेंट कहती है, क्योंकि देखिए why MSMEs are supposed to be focused in case of our country, because as you people are aware कि हमारे देश में पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट अराउंड 145 करोड़ प्लस, और जो एमएसएमईज होते हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का स्कोप, ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट का स्कोप काफ़ी ज़्यादा होता है। द रीज़न इज़ व्हाट कि छोटी कंपनीज होने की वजह से वहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होती है तो वहाँ पे यू आर एम्प्लॉइंग मोर एंड मोर ह्यूमन बीइंग इन कंपैरिजन टू हैविंग द मशीन्स एंड रोबोट्स ओवर देयर। तो इसीलिए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एमएसएमईज को यहाँ पे बहुत प्रमोट करने की बात करती है। बट वन थिंग विच आई ऑलवेज सी दैट इज मिसिंग इन केस ऑफ आवर करंट गवर्नमेंट वर्किंग, कि हमने सारे प्रोडक्ट्स को, जो भी हमारे एमएसएमईज बना रहे हैं, जो बड़ी कंपनी बना रहे हैं, देयर इज नथिंग रिजर्व फॉर द एमएसएमईज। सो इन दैट केस देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ कंपटीशन दीज पीपल आर बीइंग फेसिंग फ्रॉम द बिग कॉर्पोरेट्स। और उसी की वजह से कहीं ना कहीं एक जो अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने वाली बात आए या फिर अपने प्रोडक्ट को सेल करने की बात आए, और वहीं आप मान के चलिए कहीं ना कहीं जब लोन लेने की बात आती है, दो वी हैव डिफरेंट प्रोविजंस लाइक मुद्रा योजना एंड दी अदर वेयर दे कैन बोरो, और इस साल भी गवर्नमेंट ने उनमें कुछ एरिया में फंड्स ऑफ फंड्स की भी बात करी है बढ़ाने की। बट मुद्दा यह है कि क्या उनसे उनको फायदा मिल पा रहा है, बिकॉज एज यू पीपल आर अवेयर कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद और डीमोनेटाइजेशन के बाद और जीएसटी आने के बाद इन कंपनीज को काफी नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट में झेलना पड़ा था। तो इफ द गवर्नमेंट विल डू, मतलब सब मेरा सोचना है कि गवर्नमेंट अगर कहीं ना कहीं कुछ प्रोडक्ट्स को, जहां पे आपको बहुत ही सोफिस्टिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें मोबाइल फोन्स की, टीवीज की, लैपटॉप्स की, कैमरास की, जो बहुत ही हमारे सोफिस्टिकेटेड आईटी प्रोडक्ट्स हैं, वहां पे हम ये सब नहीं कर सकते। बट सर्टेनली जब हम बात करेंगे कपड़ा उद्योग की बात करें, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करें, तो वहां पे हम सर्टेनली कुछ चीजों को इनके लिए रिजर्व कर सकते हैं, सो दैट दीज इंडस्ट्रीज विल फ्लरिश very fastly in comparison to what they're being flourishing now. क्या कहते हैं सर? बिल्कुल सर। सर एमएसएमईज के बारे में मैं एक चीज और इम्पोर्टेंट डिस्कस करना चाहूंगा जी। स्टूडेंट्स के साथ। सर आपको जैसे सबको पता ही होगा, हम्म। एमएसएमईज के ऊपर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में, मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2023 में सर एक क्वेश्चन आया था जहां पर एक उसमें स्टेटमेंट थी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में क्या एमएसएमईज के लोन्स आते हैं, नहीं आते, एंड सेकंड स्टेटमेंट वाज कि क्या लिमिट रहती है। जी तो दरअसल में अभी तक जो लिमिट रह रही थी, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कैसे हम इसको कैटेगराइज करते हैं। तो माइक्रो, पहली चीज तो सबको यही पता होगा कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों के लिए जो आपका क्राइटेरिया है वो सिंगल हो चुका है। पहले अलग अलग था, बट आई थिंक 2020 के आसपास हमने दोनों को कंबाइन कर दिया। एंड अब जो क्राइटेरिया अभी तक चलता आ रहा था वो था इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का। कैटेगराइजेशन ऐसे थी कि अगर लेस देन 1 करोड़ है इन्वेस्टमेंट में और 5 करोड़ से कम है टर्नओवर में, तो माइक्रो में होता था। आपका लेस देन 10 करोड़ है और लेस देन 50 करोड़ यहाँ पर है तो स्मॉल था, और मीडियम में आपका था 50 से 250 करोड़ से लेस इन्वेस्टमेंट आपका, एंड 250 करोड़ से कम टर्नओवर। इसमें चेंजेस करे गए हैं। क्या चेंज हुआ है यहाँ पर? चेंज ये हुआ है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना वो 2.5 गुना कर दी गई है। यानी कि आप सिंपली, अगर आपको पुराने याद थे ना, आप उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, वो करंट इन्वेस्टमेंट लिमिट, नई इन्वेस्टमेंट लिमिट बन गई है। एंड टर्नओवर की बात करें यहाँ पर, अगर इसको हम डबल कर दें, ये यहाँ पर हो गया है। तो यानी कि जो प्रीलिम्स का वो क्वेश्चन था 2023 में आया था, वैसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको अब इसकी लिमिट्स पता लग गई हैं। दूसरी चीज, एमएसएमईज का मेंस में भी क्वेश्चन आया है, एंड जब आप एमएसएमई के इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, कुछ डेटा आपको चाहिए होगा। मैं यहाँ पर आपको डेटा देता हूँ सर। डेटा तो यही लिखा है हमारा, वही कि 1 करोड़ से ज्यादा हमारे पास रजिस्टर्ड एमएसएमईज हैं, जिसमें 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पे काम करते हैं। एंड डेफिनेटली 45% से ज्यादा जो एक्सपोर्ट्स हैं एंड 36% हमारी मैन्युफैक्चरिंग में, वो एमएसएमईज का कॉन्ट्रीब्यूशन है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है। इनफैक्ट सर, मैं फाइनेंस मिनिस्टर जी की स्पीच सुन रहा था, तो उन्होंने बात करी कि महिलाएं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इनके ऊपर हमारा खास फोकस रहेगा। तो लेट अस से कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर है जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर है और वो वुमेन, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है, तो इस केस में इनको 5 साल के लिए 2 करोड़ तक का आपका जो टर्म लोन होगा वो यहाँ पर दिया जाएगा। एंड दैट इज आल्सो कोलैटरल फ्री, जो बात की गई है। यस। तो एमएसएमईज डेफिनेटली हमारा जो सेकंड ग्रोथ इंजन हमें देखने को मिल रहा है। बाकी सर एमएसएमई में देखिए, मैं एक बात यहाँ पे ये कहूंगा कि व्हाई द लिमिट
हैज इंक्रीज्ड, व्हाई दिस वाज सपोज्ड टू बी इंक्रीज्ड। हम्म। देखिए, जब आप एमएसएमई एक्ट पढ़ते हैं तो आपको उसमें पता लगेगा कि गवर्नमेंट ने एमएसएमईज को काफी प्रोटेक्शन दे रखी है। जैसे आप जानते हैं कि जब आप बात करते हैं कि हमारी जो सरकारी मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें एक पर्टिकुलर जो उनकी प्रोक्योरमेंट होती है अलग अलग चीज़ों की, वो एमएसएमईज के लिए रिजर्व्ड है। सेकेंडली, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेमेंट जो एमएसएमईज को मिलती है, दैट इज ऑल्सो बीइंग प्रोटेक्टेड थ्रू द एमएसएमई एक्ट 2006 की उसमें बोलते हैं कि अगर आपकी पेमेंट सामने वाला को डिले करता है, तो इन दैट केस यू विल बी एबल टू गेट द इंटरेस्ट ऑन दैट पेमेंट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। तो जितना आप लिमिट बढ़ाएंगे और जितना आप उस चीज को आगे करते जाएंगे, आप मान के चलिए कहीं ना कहीं आप उन इंडस्ट्रीज को और मजबूत करते जा रहे हैं, चाहे वो पेमेंट के केस में है, चाहे वो आपका सेलिंग के केस में है। तो अगर ये रूल्स जो हमारे हैं, और अगर मान लीजिए जो भी मैंने बात कही थी कि हम रिजर्वेशन नहीं भी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रिजर्वेशन को जो एक पॉइंट होता है कि हम रिजर्वेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसमें होता है कि कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, इनएफिशिएंसी आ जाएगी, तो वो भी एक पॉइंट होता है। बट विद द हेल्प ऑफ दिस, सर्टेनली वी विल बी एबल टू सी कि एमएसएमईज और बेहतर करेंगे आने वाले टाइम में। जी सर, पिछले कुछ सालों से एक इकोनॉमिक सर्वे का फोकस रहा है कि हमें लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के ऊपर काम करना चाहिए। जी जी जी। अगर सर मैं पिछले सालों की बात करूं तो एक टॉय इंडस्ट्री की बात होती है, हम्म। हमारी बात होती है जो हमारे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीजें हो गया, इनफैक्ट और भी बहुत सारी चीजें, लेदर इंडस्ट्री की बात अक्सर इकोनॉमिक सर्वे करता है। तो उन्हीं सजेशंस पे वर्क करते हुए बजट ने इस बार फोकस किया है कि हम कुछ स्कीम्स लाने जा रहे हैं, जैसे फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवेयर एंड लेदर। इससे कहीं ना कहीं 22 लाख लोगों को यहाँ पे नौकरी मिलेगी। एट द सेम टाइम टॉय सेक्टर की भी हम बात करते हैं, कर्नाटका की अक्सर बात करी जाती है, वहां पे जो लोकल टॉयज होते हैं, तो मेड इन इंडिया ब्रांड की यहाँ पे फोकस है। एंड लास्टली फूड प्रोसेसिंग की भी यहाँ पे डिस्कशन है। जी, ये सारा क्राइटेरिया हमने सर डिस्कस कर लिया इस चीज का। जी। यस। अब देखिए, ये तो सर बता ही चुके हैं कि गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी, उसके बारे में जो पॉइंट है हमारे, जी कि पोषण 2 स्कीम हो गई, आंगनबाड़ी हो गया, फिर आपका आईआईटीज को एक्सपेंशन, उनकी कैपेसिटी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में इंक्रीज करने की बात हो गई, डे केयर कैंसर सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि हमारे जो भी मेनली जो सिटीज़ में हॉस्पिटल है, उन पे काफ़ी बर्डन होता है इस बात का कि सारे के सारे लोग ट्रैवल करके यहाँ पे आते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, फिर अपने इलाज के लिए उनको कई के दिन वेट करना पड़ता है, जैसा कि अभी हमें विंटर्स में दिल्ली में देखने में ही पड़ा। तो दैट इज़ अ गुड मूव, बट द पॉइंट इज़ व्हाट, कि दैट इज़ सपोज टू बी डन एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है। फिर भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम हो गया, नेशनल सेंटर फॉर एक्सलेंस स्किलिंग हो गया। जैसे आप जानते हैं कि स्किल इंडिया मिशन में पॉइंट 3 वाला जो हमारा 3.0 जो चल रहा है, तो उसी की बात यहाँ पे गवर्नमेंट फर्दर करेगी। फिर अटल टिंकरिंग लैब्स हो गया आपका, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ लैब्स विल बी सेटअप इन द गवर्नमेंट स्कूल। देन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आप देख रहे हैं कि आजकल काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बातचीत हो रही है, और अभी आपने देखा कि चाइना कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो उस केस में अगर हमें कहीं ना कहीं उनसे कोप अप करना है और चीज़ों को बेहतर बनाना है, तो हमें इसके ऊपर भी काफ़ी फोकस करना पड़ेगा। फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात आ गई, मेडिकल एजुकेशन की बात आ गई, फिर आपकी पीएम स्वनिधि की बात हो गई, जहाँ पे हम लोन्स की बात कर रहे थे अभी हम। ठीक है, वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर मेजर इनिशिएटिव इन द करंट ईयर। ठीक है। उसी चीज को फर्दर एक्सटेंड किया गया है कि कौन कौन सी स्कीम है, जल जीवन मिशन है हमारा, सपोर्ट टू स्टेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई, फिर असेट मोनेटाइजेशन प्लान हो गया, फिर आपका पावर सेक्टर रिफॉर्म जो सर ने अभी बात करी थी कि 0.5% के आसपास वो लोग लोन ले सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द पावर सेक्टर। अर्बन चैलेंज फंड, जहाँ पे गवर्नमेंट बात कर रही है कि हमें रीडेवलपमेंट करनी है सिटी की, खासकर वाटर सैनिटेशन की। एमरूट स्कीम की बात करेंगे, जो ऑनगोइंग स्कीम्स है उनके बारे में। ये बार बार डिस्कशन हो रहा था सिटीज एज ग्रोथ हब का, एंड जो मैं बात कर रहा था बिहार के कॉरस्पॉन्डिंग, तो खासकर उड़ान स्कीम वैसे तो पूरे देश भर में करी जा रही है, पर बहुत सारे एयरपोर्ट्स जो हैं, नए डेस्टिनेशंस जो हैं, वो बिहार के अंदर बनाई जाएंगे। एंड इलेक्शंस आ रहे हैं सर, इलेक्शंस आ रहे हैं जी जी जी। ये देखो यहाँ पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द वेस्टर्न कोशी कनाल ईआरएम प्रोजेक्ट्स, तो बिहार की फ्यूचर नीड्स को यहाँ पे। बट सर फिर इसमें एक बात होगा ना, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट बात करे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की, अगर इस तरह से हो जाएगा, फिर बजट में हमें जो नई नई स्कीम्स देखने को मिलती है, फिर वो कैसा हो पाएगा जी। फिर तो जिस साल इलेक्शन वाला बजट होगा, उसी साल सारी की सारी स्कीम्स आ जाएंगी। सो आप लोग इस बात को कमेंट पे लिखिएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। सर इसके बारे में पिछली बार भी सुनने में आया था कि पिछली बार का बजट बिहार और आंध्रा का बजट था, इस बार बजट बिहार का आया है जी। आगे चलते हैं सर। और आगे वैसे सर जरूरत भी है, क्योंकि अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे, आज भी बिहार इतनी बड़ी स्टेट होने के बावजूद भी, और इतनी रिसोर्स रिच स्टेट होने के बावजूद भी, पर कैपिटा इनकम में सबसे नीचे आती है, तो उस पर फोकस किया जाना भी चाहिए। बिल्कुल जी सर, जी सर।
इसके साथ ही सर उसी को फर्दर कंटिन्यूएशन में कुछ एक और चीज़ें हैं, जैसे पीएम रिसर्च फेलोशिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। R&D के ऊपर हमारा फोकस है। अभी भी जो हमारा स्पेंडिंग है इट इज़ लेस देन 1% ऑफ जीडीपी, 1% of 0.7% के आसपास है। GDP। तो उसी को इंक्रीज करते हुए हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। जीन बैंक बनाया जा रहा है। इसके साथ ही हमारा जैसे पीएम गति शक्ति को हम थोड़ा और मॉडर्नाइज करेंगे। उसके लिए आप नेशनल जियो स्पेशल मिशन आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड जो एक और कंपोनेंट था वो था हमारा एक्सपोर्ट्स का सर। एक्सपोर्ट्स का फोकस रहा है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का आज के स्पीच के अंदर भी। एंड उन्होंने जैसे डिस्कशन किया है कि कैसे एमएसएमईज को मदद करेंगे। जो भी कल भी ना इनफैक्ट सर मैं इकोनॉमिक सर्वे गो थ्रू कर रहा था, तो हमने जो टर्न अराउंड टाइम है उसमें हमने काफी बेहतरी करी है पिछले कुछ टाइम के अंदर। पहले हमारा जो टर्न अराउंड टाइम था लगभग 48 आवर्स का था, उसको काफी हमने रिड्यूस किया है। तो वी आर डूइंग बेटर इन दैट एस्पेक्ट। बट हम और भी चीजें यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट क्रेडिट को यहाँ पे मदद मिले। उसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन हो गया, हमारा नेशनल फ्रेमवर्क हो गया फॉर ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स। तो ये भी सारे हमारे यहाँ पे कोशिशें चल ये रही सर हैं। सब ऑपरेशंस में है ही हमारे Certainly. पास काफी टाइम से, जी क्योंकि यही फायदा होता है जब कोई गवर्नमेंट लंबे समय के लिए पावर में रहती है, 10 साल 15 साल, सो दे विल बी एबल टू फोकस ऑन देयर प्रायोरिटी। सो इट्स नॉट लाइक कि वो हर चीज पे ही काम करते, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी का काम करने का एक तरीका होता है, उनकी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, उसके हिसाब से वो लोग आगे बढ़ते हैं। जी सर, इसके बाद जो हमने रिफॉर्म्स की स्टार्टिंग में बात करी थी, फाइनेंशियल सेक्टर की रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो दो मेजर चीजें आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। कुछ दिन पहले ही डिसाइड हुआ था कि इंश्योरेंस के जो आपका एफडीआई है वो पहले 74% था, अब उसको 100% यहाँ पे किया जा रहा है। तो दैट इज वन थिंग वी मस्ट बी तो मान के चलिए कि आपके मेंस के लिए इस बार इंश्योरेंस सेक्टर इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज इसके ऊपर एफडीआई की लिमिट बढ़ी है। तो डेफिनेटली अब न्यूज़पेपर में आपको आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे और उस पर डिस्कशन मिलेगी कि इंश्योरेंस सेक्टर से कैसे एफडीआई जो हमारा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो कैसे बढ़ सकता है। ठीक है, बट द पॉइंट इज व्हाट, कहीं ना कहीं एक जो प्रीमियम वाली बात है, एक उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा हमारे आईआरडीए को, और दूसरा जो हमारा 18% जीएसटी है इंश्योरेंस के ऊपर, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं जब फोकस होगा गवर्नमेंट का आने वाले टाइम में जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, तो वो बहुत ही बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा इंश्योरेंस को। हेल्थ इंश्योरेंस का तो सर खासकर बार बार पिछले, एंड इनफैक्ट मैं बच्चों को रिकमेंड भी करूंगा कि वो स्टैटिक भी इसका पढ़ें कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या है, इंश्योरेंस डेंसिटी क्या है, कैसे कैसे पहले 49% से 74% पे आए, फिर अब 100% है। इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं ये भी काफी चल रहा है। एंड सेकेंडली जो बात हुई थी, हमारा जो नेशनल बैंक है फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नैफिड, जो आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भी बात हुई है कि इसके अंतर्गत पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी यहाँ पे बनाई जाएगी ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो पैसा चाहिए वो हमारे पास आ पाए। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और आपके फाइनेंशियल सेक्टर के साथ लिंक्ड है। सर अगले हफ्ते हमारा न्यू इनकम टैक्स बिल आएगा। आई होप सर आ जाए, क्योंकि 10 साल 15 साल से मैं यही सुनता आ रहा हूँ कि न्यू टैक्स बिल आएगा, न्यू टैक्स बिल आएगा, 61 वाला लॉ जाएगा जी, बट अभी तक तो आए नहीं। आई रियली होप कि वो आए। और जिस तरह फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि जो नया हमारा बिल होगा, जो नया एक्ट होगा, वो करंट एक्ट से ऑलमोस्ट हाफ होगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, एंड मोर ओवर जो नंबर ऑफ सेक्शंस होंगे वो भी कम होंगे, एंड सेकेंडली जो लैंग्वेज होगी उसकी कंपैरेटिवली ईजी होगी, जो एक आम आदमी समझ पाए। क्योंकि देखिए सर, हमारे इनकम टैक्स फॉर्म का नाम है तो सरल, परंतु वो इतना सरल होता नहीं अपने आप से भरने में। जी सर। तो इसीलिए उसको रियलिटी में सरल बनाने के लिए और जनता को इजी तरीके समझाने के लिए वो बहुत जरूरी है कि इसके अंदर रिफॉर्म होना जरूरी है। सर मैं आपसे एक चाहता हूँ एक्सप्लेनेशन। जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये काफी कॉम्प्लेक्स लगता है कि सर ये लिमिट बढ़ा दी, ये कर दिया, मेरा कितना टैक्स होगा। थोड़ा सा अगर आप इसको एक्सप्लेन करें हमारे स्टूडेंट्स के लिए। जी जी देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये जो हमें इनकम टैक्स के यहाँ नंबर दे रखे हैं, जो अमाउंट दे रखे हैं, इनको हम बोलते हैं इनकम टैक्स स्लैब्स का नाम देते हैं। ठीक है, कि कितनी हमारे पास नंबर्स हैं जिसके अंदर हमारा टैक्स लगेगा। ठीक, देखिए पहली बात जो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करूंगा वो ये है, जो कि कहीं ना कहीं मैं कहूँगा मिडिल क्लास के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, आपके और हमारे तरह के लोगों के लिए, कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बोला है 4 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, और उसके बाद आपको 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30% टैक्स देना होगा। दैट इज अ वन थिंग। बट इसके अलावा एक प्रोविजन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप 2025-26 जिसके लिए बजट आया है, अगर आपकी ईयरली इनकम 12.75 लाख है, जी अगर आपकी इनकम 12.75 लाख है, तो उस केस में गवर्नमेंट आपको 75,000 का डिडक्शन प्रोवाइड करेगी फ्रॉम देयर ओन साइड, इज अ काइंड ऑफ अ गिफ्ट टू यू। एंड देन आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक अगर रह जाती है, उससे कम होती है, तो आपको 0 रुपए का टैक्स देना है। तो ध्यान रखिए कि अगले साल अगर आप एक साल में 12.75 लाख रुपीस कमाने वाले हैं, इतना 12,75,000 रुपए अगर आप कमाने वाले हैं,
अपनी इनकम से, कैपिटल गेन की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो एक अलग मुद्दा है जी। कि अगर आप इतना कमाने वाले हैं तो आपको टैक्स नहीं देना है। पर अगर आपकी इनकम 12,75,000 से ऊपर चली गई, यानी कि 12,76,000 होगी, 76,000, 80, 90 वट एवर इट इज, देन आपका जो टैक्स लगना स्टार्ट होगा वो टैक्स आपका 4 लाख के बाद स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि अगर कोई 20 लाख रुपए, अब जैसे हमारे पास देखिए 24 लाख का है, तो यहां पे एग्जाम्पल लेते हैं हम 30 लाख का। ठीक है। कि अगर कोई एक साल में अगले साल 30 लाख रुपीस अर्न करता है तो उसे कितना टैक्स पे करने पड़ेगा इन टोटल। तो देखिए पहले 4 लाख तो हमारे एग्जेम्प्ट है, फिर अगले 4 से 8 लाख यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है उस पर आपको 5% टैक्स देना है। यानी कि जैसे ही आप 4 लाख से आगे बढ़े तो अगले 4 लाख यानी कि 8 लाख रुपए तक की इनकम पे आपके पास 5% टैक्स लगा, यानी कि 4 लाख का 5% हो गया आपका 20,000 रुपीज आपका टैक्स हो गया। फिर अगले 4 लाख पे 10% यानी कि 40,000 टैक्स हो गया। फिर उसके अगले 4 लाख पे आपका 15% तो आपका 60,000 हो गया, 15 चौक 60। फिर उसके अगले 4 लाख पे आपको 20% यानी कि आपका टैक्स हो गया 80,000। एंड देन आफ्टर दैट फिर जो आपके और 4 लाख है इस पे 25% यानी कि 1 लाख। अब देखिए 24 लाख के बाद जितनी भी इनकम आपकी बची उसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना होगा। अब हमारे एग्जाम्पल में क्या है कि अगर आपकी इनकम 30 लाख है तो 30 माइनस 24 आपका बचा 6 लाख, 6 लाख। तो 6 लाख पे आपको 30% देना पड़ेगा, यानी कि 6 तिया 18, तो आपको 1,80,000 रुपीज का टैक्स यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इन अ वे 20 और 40 60, 60 और 60 120, 120 और 80 आपका 2 लाख, 3 लाख, तो 4,80,000 का आपका टैक्स बन गया। तो अगर आपकी सैलरी 30 लाख है तो 30 लाख में से आप सिंपली 4,80,000 घटाइए तो आपका बच गया कितना, 25,20,000 रुपए आपका बन गया। इसको आप डिवाइड करेंगे 12 से, यानी कि आपकी जो पर मंथ सैलरी आएगी वो 12 दूनी 24 और 1 2 12 का 12, तो यानी कि आपको पर मंथ इन हैंड जो मिलने वाला है वो हो गया आपका 2,10,000 रुपए। ठीक है, तो ये जो लिमिट इस साल थी वो 7 लाख रुपए थी। ये 7 लाख अगर आप कमा रहे हैं तो उस केस में आपको टैक्स नहीं देना है, जो इस साल बढ़ा के गवर्नमेंट ने 12 लाख कर दिया। तो इन अ वे आई वुड से इट्स अ वेरी गुड रिलीफ टू दी मिडिल क्लास। और सबसे बड़ा फायदा इसका क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं कि जिस तरह से इन्फ्लेशन इकोनॉमी में हमारी फूड इन्फ्लेशन खासकर जो बढ़ रही है हमारी, और सेकेंडली जिस तरीके से आप देख रहे हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात हो गई है, बाकी चीजों की डिमांड, जो गाड़ियों की डिमांड होगी जो मार्केट में कम हो रही है, जिससे कि हमारी इकोनॉमी को पुश नहीं मिल पा रहा है, वो कहीं ना कहीं जब आप इतना टैक्स अपना सेव करेंगे देन यू विल सिंपली यूज दिस मनी फॉर द पर्पस ऑफ स्पेंडिंग, और हमारी इकोनॉमी में एक एक्सपेंडिचर पुश हमें मिलेगा, कंजम्पशन पुश हमें मिलेगा, जिससे चीजें हमारी बेहतर हो सकती हैं। और गवर्नमेंट सर, फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बात और यहाँ पे कही है कि ये जो टैक्स एग्जेम्पशन दी गई है इससे हमारी गवर्नमेंट को करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। बट ऑन द अदर हैंड इफ यू सी एज यू हैव इंक्रीज द अमाउंट, तो कहीं ना कहीं हमें नए टैक्स पेयर इसमें जुड़ते दिखाई देंगे। क्यों? उसके पीछे रीजन ये होता है कि जब भी आप टैक्स भरना स्टार्ट करते हैं तो दैट डॉक्यूमेंट कैन बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक मन में होता है कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं और अपनी इनकम 12 लाख 10 लाख रुपए आप दिखाएंगे तो आपको लोन लेने में आसानी होगी। इसीलिए नंबर ऑफ टैक्स पेयर हमारे फर्दर ऐड होते आपको इस साल दिखेंगे। जी सर, ये तो सर बात हमने पूरी डिस्कशन कर ली हमारे डायरेक्ट टैक्स के बारे में जी जो है, बाकी इसके अलावा तो और आई डोंट थिंक डायरेक्ट टैक्स में ज्यादा एक कुछ। चीज और है जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे करी है, देखिए जी वो सर। है आपका इस पार्ट में कि डिडक्शन जो सीनियर सिटीजन के लिए। देखिए पहले क्या था कि अगर आप बैंक में एफडीज कराते हैं, ठीक है, तो अगर आपका इंटरेस्ट अगर एक साल में 50,000 उससे कम है तो उसमें बैंक आपके इंटरेस्ट में से टैक्स नहीं काटता, क्योंकि इंटरेस्ट भी आपकी इनकम है, तो उस पर वो टैक्स नहीं काटते थे। गवर्नमेंट ने इस लिमिट को बढ़ा के अब क्या कर दिया है, इसको 1 लाख कर दिया है कि अगर अब आपका इंटरेस्ट 1 लाख रुपए से कम है, क्योंकि देखिए उसमें ना चक्कर बहुत पड़ता है। क्या चक्कर पड़ता है कि पहले वो टैक्स काटेंगे, फिर आप रिटर्न फाइल करेंगे, फिर आपका रिफंड आएगा, देन द सीनियर सिटीजंस हैव टू वेट फॉर ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स वंस द फाइनेंशियल ईयर बीइंग कंप्लीटेड। तो यहां पे कहीं ना कहीं उनको एक रिलीफ मिलेगा। और दूसरी चीज यहां पे ये की गई है कि जो रेंट की बात की गई है कि जो आप रेंट, जैसे आप जब अपना घर किसी को रेंट पे देते हैं तो अगर आपका रेंट 2.4 लाख से ज्यादा आ रहा है तो आपको उसमें एक टीडीएस डिडक्ट करना होता था, आपको बेसिकली एक सबमिट करना होता था गवर्नमेंट को, जो अब आप गवर्नमेंट ने उसको 6 लाख कर दिया है।
तो ये भी कहीं ना कहीं एक जो कहते हैं टैक्स कंप्लायंस वाला बर्डन है हमारा, वो हमारा कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। चलो दैट्स ग्रेट सर। डायरेक्ट टैक्स का ये डिस्कशन हमारा काफ़ी हद तक हो चुका है सर। जी। इसके अलावा एक इनडायरेक्ट टैक्सेस की भी डिस्कशन हुई है। जी। जैसे अगर मैं यहाँ पर खासकर अगर मैं बात करें कस्टम टैरिफ की बात करें, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे पहली चीज तो कि किसी भी चीज के ऊपर एक सेस या एक सरचार्ज से ज्यादा नहीं आपका अप्लाई होगा। ये एक अच्छी दैट्स अ बात गुड मूव। यस यस। एंड साथ ही साथ कुछ टैरिफ रेट्स यहाँ पे रिमूव करे गए हैं। बट दैट सर इज पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि इस साल गोल्ड पे फर्दर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम होगी, और जो कम नहीं हुई है उसी की वजह से अभी आप लोग देखेंगे कि एमसीएक्स में जो गोल्ड को लेके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनका प्राइस 83-84,000 से आगे क्रॉस कर चुका है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो ये प्रीशियस मेटल वाली इंडस्ट्री है वो इस मूव से बहुत खुश नहीं है, बिकॉज लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 4% ड्यूटी कम करी थी, जो इस पे हमें देखने को नहीं मिली है। राइट। इसके साथ ही सर एक चीज और है, जैसे कल इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन था, हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं एमआरओ यहाँ पे भारत में और बेहतर हो, मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल की बात करें तो उसी चीज को प्रमोट करते हुए यहाँ पर 10 साल का एग्जेम्पशन है ऑन गुड्स फॉर शिप बिल्डिंग, शिप फॉर ब्रेकिंग, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट, ये सब चीजें करी गई हैं। साथ ही साथ एक तरह से आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए हमारे जैसे लूम्स फॉर टेक्सटाइल हो गया, कैपिटल गुड्स फॉर लिथियम आयन बैटरी हो गया, इनके रिगार्डिंग एग्जाम्पशन करी गई है ताकि ये जो सेक्टर्स हैं ये और बेहतर हो पाएं। तो लिथियम का खासकर डिस्कशन होता भी रहता है, न्यूज़ में बार बार आते भी रहते हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड मूव आई थिंक। बट सर एक चीज जो मैंने खासकर देखी है, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखा है कि गवर्नमेंट ये हमें एग्जेम्पशंस प्रोवाइड करती तो है, बट इसका बहुत बड़ा बेनिफिट कंज्यूमर्स को ना मिल नहीं पाता है। उसका रीजन ये होता है कि जो भी ड्यूटी से पैसा कम होता है, जो उनके प्राइसेस वो सपोज टू बी लेस, वो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो उस बेनिफिट को ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ऐसा कुछ होना चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से कि इफ दे आर डूइंग इट, जैसे सर आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो सोलर पैनल्स के लिए आपको सब्सिडी देती है, जिससे कि आपको 300 यूनिट के आसपास इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिल जाए। सूर्य मुफ्त। तो बट व्हेन यू सी इन द मार्केट एंड इफ यू गो एंड इफ यू वांट टू बाय द सोलर पैनल्स जो हमारे डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड है, वो काफी एक्सपेंसिव पड़ते हैं इन कंपैरिजन टू फॉरेन। जी सर, जी सर। जबकि आप मान के चलिए उनकी जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड प्राइस है वो कम है, बट सेलर्स ने क्या किया, जानबूझ के उनको बढ़ा दिया गया, जिससे वो कहते हैं कि सर सब्सिडी आपको मिलेगी तो थोड़ा फायदा हमें भी मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस चीज को स्ट्रिक्ट करना चाहिए कि जो बेनिफिट है अगर वो कंज्यूमर के लिए तो कंज्यूमर को वो मिले, ना कि वो सेलर ले जाए। जी सर, जी सर। एक आखिरी चीज आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर वो है कुछ मेडिसिन के रिगार्डिंग। मेडिसिन में जैसे आप नोटिस कर पाओगे 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स को यहाँ पर एग्जाम्पल लिस्ट में डाल दिया गया है। इनफैक्ट ना यहाँ पर आप लोग रेयर डिजीजेस के बारे में अक्सर हम सुनते रहते हैं, ज्यादातर ये जो आपकी ड्रग्स है ना ये या तो रेयर डिजीज के साथ लिंक्ड है, कुछ कैंसर के साथ लिंक्ड है, उनको यहाँ पर एग्जाम्पशन लिस्ट में यहाँ पे डाला गया है। 6 मेडिसिन को 5% ड्यूटी लिस्ट में किया गया है। बेसिकली ड्यूटीज जो इनके ऊपर लगती थी उनको यहाँ पे या तो कम किया गया है या काफी सारी ड्रग्स के ऊपर उसको हटा दिया गया है। बट सर ये अगेन वही पॉइंट आता है कि ये जो हमारी गवर्नमेंट ने किया है जी, द कॉर्पोरेट्स विल सर्टेनली गेट द बेनिफिट, विल द कंज्यूमर गेट इट? क्योंकि सर जो मेडिसिन के ऊपर एमआरपी का कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत खराब है। उनपे जो भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है उस पर एमआरपी इतना ज्यादा लिखती है कि कहीं ना कहीं उसका जो बेनिफिट है वो कस्टमर को नहीं मिल पाता है। तो अगर ये मेडिसिन सर्टेनली मैं कहूंगा अगर ये पीएम औषधि वाली या जेनरिक वाले में होंगी तो डेफिनेटली हमें इसका फायदा मिलने वाला है। बट अगर ये बड़ी बड़ी कंपनियां ही बनाएंगी और ये पेटेंटेड वाली होंगी तो बहुत ज्यादा इसमें हमें बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा सर। बट स्टिल कुछ अगर तो उस है ही। केस में बात करें तो हाँ। अगर रेयर डिजीज की बात करें या कैंसर की ड्रग्स की बात करें तो वी विल नॉट बी एक्सपेक्टिंग कि ये जन औषधि के अंतर्गत आएंगी। मोस्टली मुझे लगता है ये सर ब्रांडेड आनी वाली चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि अगर वो ब्रांडेड है। जी सर। और सर जेनरिक भी देखिए कंपनीज ही बना रहे हैं। आप देखेंगे हमारे इसमें कई बड़ी कंपनी रिनबेक्सी होंगी, सिप्ला होगी, बहुत जेनरिक ड्रग्स बनाती है। मुद्दा ये है कि अगर ये कंपनीज बना रही हैं देन दे हैव टू कीप द एमआरपी लो। तो गवर्नमेंट को इन मेडिसिन को आपकी असेंशियल मेडिसिन में जो हमें रखा जाता है कि उनमें प्राइस कैपिंग भी होनी चाहिए, नेशनल लिस्ट ऑफ कि आपको इससे ज्यादा प्राइस पे इनको नहीं सेल करना है, सो दैट द पीपल एंड द पुअर पीपल विल बी एबल टू अफोर्ड इट। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई थिंक सर यही रेगुलेशन की बात आ जाती है। रेगुलेशन ज्यादा भी नहीं रखना पर बहुत कम भी नहीं रखना कि बेनिफिशियरीज को उसका बेनिफिट ही ना मिल पाए। यस, तो डायरेक्ट टैक्स डिस्कशन हो चुका है सर। एंड आई थिंक इसके अलावा हाँ, दिस इज समथिंग आई थिंक जो यूपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड खासकर अगर मैं बात करूं कि लेट अस से कि अगर सरकार के पास 1 रुपया आ रहा है, कहाँ से वो 1 रुपया आ रहा है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी हो सकता है आपको सारे के सारे नंबर्स ना याद हों, बट एक
ऑर्डर आपको जरूर पता होना चाहिए। एक चीज याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पैसा हमारा उधार से ही रहा है। बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, ये Yes. 24% हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, सबसे हाईएस्ट। सेकंड नंबर के ऊपर आ Income जाता है tax है हमारा हमारा। इनकम टैक्स आ गया। थर्ड नंबर में हमारा GST। जीएसटी काफी ज्यादा हमारा अक्सर कंट्रीब्यूट करता है। फोर्थ नंबर में हमारा आ गया कॉर्पोरेट टैक्स। आई थिंक अगर ये चार चीजें स्टूडेंट्स सर एक याद रख चीज मैं लेंगे। यहाँ पे कहूंगा, आज जी। जैसे जब बजट आया तो कई बच्चों का मैसेज आया फोन के ऊपर, तो वो जी। बोलते हैं कि सर गवर्नमेंट ने जीएसटी के लिए कुछ अनाउंस किया नहीं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि इनकम टैक्स इज अ टैक्स विच इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसलिए उसके ऊपर अनाउंसमेंट आएंगी। पर जीएसटी जो है वो सेंटर एंड स्टेट का कंबाइंड है, तो उसमें जो भी आपको अनाउंसमेंट देखने को मिलेंगी वो आपको जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद ही मिलेंगी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा जी। प्लीज। तो ये चार चीजें सर हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले बोरोइंग्स, फॉलोड बाय इनकम टैक्स, फॉलोड बाय जीएसटी अंदर टैक्सेस, Corporate फॉलोड बाय कॉर्पोरेशन टैक्सेस। हम्म। ये था रुपया कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो सबसे ज्यादा आ रहा है बोरोइंग से। अब रुपया कहाँ कहाँ पे हम खर्च कर रहे हैं वो जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहां पर आप नोटिस कर पाओगे कि जब हम 1 रुपया खर्च करते हैं उसमें से स्टेट का 22 शेयर सबसे पैसे जो ज्यादा है है। वो आते हैं स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, हम्म। हमारे जो एक तरह से डेवल्यूशन कह सकते वो हैं। तो सर फाइनेंस Right, कमीशन डेवल्यूशन वो right, तो दे रही है, right. बट हाँ खर्चा अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा इंटरेस्ट Interest पेमेंट का है। तो एक इंटरेस्टिंग बात देखिए अगर आप, क्या है कि गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा कमाई लोन से है और गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा खर्चा किसके ऊपर है, उन लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट का है। जी। तो ये चीजें कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में मैनेज होनी चाहिए, और ये तभी हो पाएंगी जब देश में जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का वो प्रॉपर तरीके से होगा। जैसे देखिए सर, अभी आप जानते हैं मार्च अप्रैल के आसपास जब फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म होगा मार्च में, तो अप्रैल में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट आती है कि हमारे कितने प्रोजेक्ट डिले हुए और उनसे में कितना नुकसान हुआ, जी सर। जो पिछले साल ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ का था, कि डिले होने की वजह से हमारी गवर्नमेंट को इतना एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा। तो अगर वो चीजें हमारी कहीं ना कहीं कंट्रोल होंगी तो ये जो इंटरेस्ट पेमेंट वाला पार्ट और हमारा बोरिंग वाला पार्ट है वो सर्टेनली हमें आने वाले टाइम में कम देखने को मिल सकता है। जी। इसके टॉप 2 के बाद जो टॉप 3rd नंबर है दैट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, जो कि हमारी काफी सारी रन होती हैं। एंड आई थिंक टॉप 3 वुड बी फाइन, बाकी तो 8% सारे बाकी मिक्स सर हैं। ऑलमोस्ट सेम सेम है, जी। 8% तो कई में है यस सर, यस सर। हम्म। अब बात करें कुछ डेटा, अगर आप स्टूडेंट्स देखना चाहें तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, पहले सर ने डिस्कस वैसे कर ही दिया इसके वो बारे तो में। सबने बजट Yes, ग्लांस में दिखवाया था, yes, तो yes, इसमें yes. हमें सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं इसमें है। सर ये तो हाँ जी, एक्सपेंडिचर भी हमने डिस्कस किया। आप यहाँ पर एक पैटर्न देख सकते हो डेफिसिट ट्रेंड्स का, कि किस तरह से हमारे जो 4 हम डेफिसिट की खासकर बात करते हैं, जिनमें एक हो गया प्राइमरी डेफिसिट, हो गया हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, आपका रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। तो सरकार ये एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले साल के अंदर, जैसे सर ने बताया था, हम टारगेट्स को अपने अचीव कर पाएंगे। तो 4.4% जीडीपी का हमारा जो रहेगा फिस्कल डेफिसिट, धीरे धीरे करके कम हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर भी हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हमारा ईआरडी एटलीस्ट 0 हो। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हमारा डेफिनेटली कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हमारा 0 की तरफ आए। जैसा सर ने स्टार्टिंग में बताया भी था कि अगर रोजमर्रा के खर्चे करने के लिए हमें लोन लेना पड़ रहा है तो एक कंसर्निंग बात है, बट अच्छी बात यह है कि ये फिगर डिक्रीज हो रही है। प्राइमरी डेफिसिट की बात करें, जहां पर हम इंटरेस्ट पेमेंट जो हमारी प्रीवियस बोरिंग्स है उसको हटाते हैं, तब वो नंबर हमारे सामने 0.8% ऑफ जीडीपी देखने को मिल रहा है। तो इन आंकड़ों से तो सर अच्छी बात ये दिख रही है कि कम हो रहे हैं डेफिसिट, चलो। बट सर आर दीज, जो इसमें मैं एनालिसिस वाली बात होती है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि जो हमारे यहाँ पे डेफिसिट हमें कम होते देखने को मिल रहे हैं, इज इट बिकॉज कि गवर्नमेंट एफिशिएंट हो रही है अपने काम में, और इज इट बिकॉज कि गवर्नमेंट के रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट के खर्चे कम हो रहे हैं। अब देखिए, जब हम बजट एज ए ग्लांस वाले डॉक्यूमेंट को यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि जो हमारा करंट ईयर के नंबर है 24-25 के, उसमें आप देखते हैं कि गवर्नमेंट ने बताया कि ये हमने सोचा था और ये हमारा हुआ है, ये हो सकता है। तो इसमें एक चीज आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखिए, जब हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो हमारे जो कैपिटल अकाउंट के एक्सपेंडिचर हैं वो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास कम दिखाई दे रहे हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग। व्हाई इट इज नॉट अ गुड थिंग? क्योंकि देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मोर अबाउट दैट यू आर बीइंग डूइंग ऑन द न्यू प्रोजेक्ट्स। तो कहीं ना कहीं न्यू प्रोजेक्ट्स पे खर्चे में थोड़ा पेस में उनके स्लो आया है, ठीक है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट को फॉर द पर्पस ऑफ बिल्डिंग कैपिटल असेट, जैसे स्टेट में आपको डैम्स बनाने, रोड्स बनाने, उसमें भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट यहाँ पे बचा गई है। तो ये दो जो खर्चे हमारे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में ऐड होते हैं, जो हमारे मोर ऑफ जॉब क्रिएशन वाला पार्ट होता है, वो कहीं ना कहीं उसमें हमें कमी देखने को मिल रही है। तो अगर हमारे डेफिसिट कम हो रहे हैं तो उसमें आप मान के चलिए कि एक पार्ट तो ये हो गया, और दूसरा पार्ट जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो ये है कि गवर्नमेंट की जो रेवेन्यूज है, अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यूज के जो टारगेट है गवर्नमेंट के ऑलमोस्ट मीट हो रहे हैं, ठीक है।
ये 2.58 लाख करोड़ के थे, सॉरी 25.8 लाख करोड़ के थे, 25.5, तो ऑलमोस्ट हमारे मीट हो रहे हो। वही हमारा सेम नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर है। और रिकवरी ऑफ लोन जो बाकी हैं वो बेसिकली हमारे कंपैरेटिवली उतनी है। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए कम खर्च किए कैपिटल अकाउंट में, बट वहीं पे आप बोरोइंग्स देखेंगे, बोरोइंग्स हमारी कितनी कम हुई है, केवल 40 to 50,000 करोड़ रुपीस की बोरोइंग हमें कम देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हमें खर्चा कम करके नहीं, हमें खर्चे को रैशनलाइज करके और अपने खर्चे में एफिशिएंसी लाके हमें उन डेफिसिट्स को कंट्रोल करना है। ठीक है सर? जी सर, बिल्कुल। अब आई थिंक लास्ट में ही हम आ चुके हैं, ये तो ठीक है। यस, कहाँ कहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स का कई बार डाउट आता है सर सबसे ज़्यादा किस मिनिस्ट्री को दिया, जी। वो सारा यहाँ पे मेंशन्ड है। सबसे ज़्यादा ऐसा हर साल भी होता ही है हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री। उसका सर कारण है हमारे नेबर इतने अच्छे हैं ना हमारे, क्या करें हम लोग। तो डिफेंस मिनिस्ट्री को हमने सबसे ज़्यादा दिया है, फॉलोड बाय रूरल डेवलपमेंट, फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फिर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो कि हमारा एक फोकस भी रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो टॉप के 2-3 आप डेफिनेटली आप ध्यान में रखिए, सारे के सारे ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, बट एक बेसिक आइडिया यहाँ पे हमें डेफिनेटली होना चाहिए। दोस्तों ये जो पूरी पीडीएफ है हमारी टीम टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर भी कर देगी, इसको आप खुद भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो। एंड इनफैक्ट मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आपने जो आज की प्रोविजन हमारे साथ डिस्कशन में देखी आप लोगों ने, आपको कौन सी प्रोविजन ऐसी लगी जो काफी अच्छी थी, या आप कैसे इस बजट को रेट करते हो, क्या लगता है क्या बेहतर था, क्या खराब हुआ, या क्या ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी जो मीट होनी चाहिए थी पर शायद नहीं हो पाई, वो जी। आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। जी चलिए फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली। बाय बाय।